नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में शांति दिखाई दे रही है। लोग घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये शांति जल्दी भंग हो सकती है। हमास को धमकी दी जा रही है कि उससे हथियार छीन लिए जाएंगे, तो हमास गजा की सत्ता में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है। शांति लौटते ही उसने गजा पर फिर से नियंत्रण भी हासिल कर लिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल भड़के हुए हैं। नेतन्याहू गजा जा रही राहत सामग्री को फिर से रोकने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इजराइल फिर गजा पर करेगा हमला। इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई पहले ही हो चुकी है, इसलिए नेतन्याहू दबाव में भी नहीं दिख रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ ब्रेक लगा है। गजा शांति प्रस्ताव पर इजराइल के बदले तेवरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अफगानिस्तान में सत्ता बदलने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, तालिबान के सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश। डुरन लाइन पर दोनों देशों में झड़प, घुटने पर आई पाकिस्तानी सेना। बांग्लादेश में सेना कर सकती है तख्ता पलट, फरवरी के चुनाव पर भी मंडराया संकट। 15 सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी के बाद बिगड़े हालात। यूक्रेन से एक हफ्ते में जीत लेनी थी जंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन युद्ध को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बताया सबसे खतरनाक। और चलते चलते में देखेंगे पासपोर्ट इंडेक्स में अमेरिका को लगे झटके को, टॉप 10 से बाहर हुआ अमेरिका। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ये चीन वर्सेस वर्ल्ड है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका ने बीजिंग के खिलाफ मांगा भारत का सपोर्ट। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात नियम किए सख्त। ब्रिक्स डॉलर पर एक हमला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समूह के देशों पर टैरिफ लगाने की फिर दी धमकी, कहा हर कोई ब्रिक्स से बाहर निकल रहा है। भारत संग रक्षा सौदा कर रहा तालिबान, एयर डिफेंस एक्टिवेट करने का दिल्ली ने दिया ऑफर। पाकिस्तान से जारी संघर्ष के बीच अफगान मीडिया का बड़ा दावा। हम डेमोक्रेट पार्टी के शुरू किए गए सरकारी कार्यक्रमों को बंद कर रहे। अमेरिका में लगे शटडाउन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। पहले ही कई सरकारी कर्मचारियों की हो चुकी है छटनी। तो इजराइल एक बार फिर से समझौता तोड़ने की तैयारी कर रहा है। गजा में जो शांति आई है उसे फिर से तबाह करने की कोशिश हो रही है। इस बात की आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी कि इजराइल के सभी जीवित बंधकों की रिहाई के बाद नेतन्याहू पीस प्लान से पलटी मार सकते हैं, और यह होता भी दिखाई दे रहा है। हमास की तरफ से जीवित बंधकों को लौटाने के बाद अब इजरायली नागरिकों के शवों को लौटाया जा रहा है। 4 और शव लौटाए गए हैं। हमास शांति प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करता दिख रहा है, तो इजराइल गजा पर हमले के बहाने तलाश रहा है। और अब इजराइल ने धमकी दी है कि अगर हमास ने जल्दी ही सभी शव नहीं लौटाए तो वो गजा जा रही हर तरह की मदद को रोक देगा। रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाएगा, जिस पर पहले से ही इजराइल का कब्जा बना हुआ है। नेतन्याहू गजा पर पूरी तरह से कब्जे की बात फिर से करने लगे हैं। तो वहीं इजराइल की धमकी पर हमास का बयान भी सामने आया है। उसकी तरफ से कहा गया कि हमास सभी शवों को वापस लौटाएगा, लेकिन इजराइल के हमलों में उसके अधिकांश कमांडरों की जान चली गई है, जिसके चलते ये पता लगाना आसान नहीं है कि इजरायली नागरिकों के शव किस जगह पर दफन किए गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हमास को धमकी दी है कि हमास खुद से हथियार को छोड़ दे, नहीं तो अमेरिका हमास से हथियार छीन लेगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को गजा पर कुछ समय के लिए तैनात होने के लिए कहा था, जब तक कोई फोर्स गजा को कंट्रोल करने के लिए न बना ली जाए। दरअसल गजा के शासन से हमास को खत्म करने और उसकी जगह किसी अन्य इंटरनेशनल फोर्स बनाने की बात हो रही है, जिसमें अमेरिका समेत अरब देशों की सेनाएं भी शामिल होंगी। लेकिन अब ट्रंप हमास से जल्दी हथियार डालने को बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमास के साथ सीधी बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि जो भी संदेश दिया जा रहा है वो अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर की तरफ से दिया जा रहा है। ट्रंप की सहमति से विटकॉफ और कुशनर ने पिछले हफ्ते शर्म अल शेख में हमास के शीर्ष वार्ताकार खलील अल हय्या से मुलाकात की थी। ट्रंप से जब यह सवाल किया गया कि वो हमास को निरस्त्र कैसे कराएंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं खेल नहीं खेल रहा हूं। हमास से एक तय समय सीमा के अंदर हथियार ले लिए जाएंगे। वैसे ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उचित समय कब तक पूरा हो जाएगा। वहीं ट्रंप का साथ मिलते ही इजराइल भी पलटी मारता दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास को निरस्त्र नहीं कर दिया जाता, तब तक इजराइल की फौज गजा में बनी रहेगी और तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जा सकता।
जबकि हमास तो पहले ही साफ कर चुका है कि वो हथियार नहीं डालेगा, बल्कि शांति समझौते के बाद हमास ने एक बार फिर से गजा पर कब्जा कर लिया है। और इसके साथ ही अब इजराइल के लिए जासूसी करने वालों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। हमास ने 24 घंटे के अंदर गजा में कम से कम 50 लोगों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। वीडियो में हमास लड़ाकों को 8 लोगों को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाया गया। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बैठाए हुए दिखाया गया और फिर हमास के बंदूकधारियों ने नारे लगा रही भीड़ के सामने उन्हें गोली मार दी। इजरायली मीडिया नेटवर्क वायनेट न्यूज ने दावा किया कि जिन लोगों को मारा गया है उनमें अहमद जिदान अल तरबीन भी शामिल था, जो हमास विरोधी मिलिशिया में एजेंटों की भर्ती का काम देखता था। जबकि हमास का कहना है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, जिसके चलते हमास के कई सदस्यों की जान चली गई थी। हमास की इस कार्रवाई के चलते अमेरिका और इजराइल भड़क उठे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीज फायर अब कभी भी टूट सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में छिड़ी जंग की। तो पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता पलटने की कोशिश में जुट गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने कंधार पर हमला किया था। यह हमला काबुल पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद हुआ। काबुल पर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो दावा किया कि उसका निशाना टीटीपी प्रमुख थे, जिन्हें पाकिस्तान आतंकवादी कहता है। लेकिन कंधार पर जब हमला किया गया तो इस तरह का कोई भी बयान पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के निशाने पर टीटीपी आतंकी नहीं बल्कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंजदा थे। पाकिस्तान उनकी जान लेकर अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंधार पर पाकिस्तान ने जिस जगह हमला किया वो अखुंजदा का ठिकाना बताया जा रहा है। अखुंजदा के ठिकाने पर पाकिस्तानी हमले के बाद से एक बार फिर से तालिबान भड़क उठा है और अब एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई है। और इस बार भी पाकिस्तान को इस जंग में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों देशों के बीच स्पिन बोल्दक सेक्टर में भीषण झड़प हो रही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 12 अफगान नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के हमले का अफगान बलों ने जवाब दिया है। वहीं तालिबान में वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान के कई टैंकों पर कब्जा करने का दावा करते हुए कहा है कि जवाबी ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने भी डूरन रेखा पर सैन्य झड़प की बात मानी है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में तालिबान के कई टैंक तबाह हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों ही देशों के बीच ये लड़ाई सुबह 3 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक चली। तीव्र गोलीबारी के बाद अफगान बलों ने पाकिस्तानी मिलिशिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झड़प में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सिर्फ 15 मिनट ही मुकाबला हुआ। 15 मिनट में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। हमने उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। एक वीडियो में भी दिखाया गया है कि लड़ाई की शुरुआत के 15 मिनट के अंदर ही यह कार्रवाई पूरी हो गई। सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में अफगानी पाकिस्तानी आर्मी जवान के पैंट, हेलमेट और बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर में तो पाकिस्तानी आर्मी के जवान को कैदी बनाकर बैठा रखा है और खाना परोस रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर को एक अफगानी यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, अफगानिस्तान में नाश्ता करते पाकिस्तानी सैनिक कुछ इस तरह, खाओ यारो, ये अफगानिस्तान है, यहां आटा बेशुमार है। अफगानिस्तान ने दावा किया कि स्पिन बोल्दक गेट, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अहम वाणिज्यिक और रणनीतिक सीमा द्वार है, अब वो पूरी तरह अफगान सेना के नियंत्रण में है। स्पिन बोल्दक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये उत्तर में कंधार शहर और दक्षिण में पाकिस्तान के चमन और क्वेटा शहर से एक राजमार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बीते कुछ दिनों से देश में हलचल बढ़ी हुई है। अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव पर खतरा मंडरा रहा है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि चुनाव से पहले ही सेना यूनुस सरकार का तख्ता पलट कर देगी, क्योंकि सेना में काफी आक्रोश है और इसकी वजह है 15 सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी। दरअसल बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम शेख हसीना समेत कई लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिनमें 16 सेना के अधिकारी भी शामिल हैं और इनमें केवल 15 अफसरों की गिरफ्तारी हो पाई। एक मेजर जनरल फरार बताए जा रहे हैं। इन सब पर आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना के शासन में मानवता के खिलाफ अपराध किए। लेकिन इस गिरफ्तारी पर सेना भड़क गई। यहां तक कि सेना के प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने अपना सऊदी अरब का 5 दिवसीय दौरा भी कैंसिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद की घटनाओं को लेकर चिंतित है और इसलिए वो इस वक्त देश छोड़कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।
उनके इस कदम ने इन चर्चाओं को बल दे दिया है कि बांग्लादेश में सेना अब कुछ बड़ा कर सकती है। मौजूदा वक्त में यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान का कार्यकाल अगले साल ही खत्म होना है और सरकार उनके कार्यकाल में कोई बड़ा टकराव नहीं चाहती। लेकिन हालात अब कंट्रोल से बाहर होते दिख रहे हैं और इसे लेकर यूनुस सरकार की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने भी चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जमाते इस्लामी ने बिना सुधार चुनाव नहीं होने देने की चेतावनी दी है। वहीं शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया है और इसके बावजूद पार्टी सड़कों पर रैलियां कर रही है। यूनुस सरकार का दावा है कि अवामी लीग अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही दिखाई दे रही है। आज भी पार्टी का जनाधार मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी पर बैन के फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे माहौल में चुनाव एक तरफा रहेंगे। इन हालात में यूनुस सरकार पर अब विपक्ष को मौका देने का बाहरी दबाव भी बढ़ रहा है। देश में जारी इस राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और सेना में हलचल के कारण चुनाव की तैयारी एकदम रुक सी गई है और इन सब वजहों से फरवरी का चुनाव फिलहाल अधर में अटका हुआ है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे या टल जाएंगे या फिर चुनाव से पहले ही सेना कुछ बड़ा करने वाली है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पुतिन को लेकर ट्रंप के बड़े बयान की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अभी तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव बढ़ाने की बात कह रहे थे, यूक्रेन को उकसा रहे थे कि अब वक्त आ गया है जब वो रूस से अपनी जमीन वापस ले सकता है। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि रूस को तो ये जंग एक हफ्ते में ही जीत लेनी चाहिए थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ व्हाइट हाउस में लंच कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए कहा कि मैं बहुत निराश हूं क्योंकि पुतिन और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, शायद अभी भी है। मुझे नहीं पता कि वो इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं। ये युद्ध पुतिन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है और उन्हें बहुत बुरा दिखा रहा है। वो 4 साल से चल रहे युद्ध में फंसे हैं जिसे एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इस जंग में पुतिन ने करीब 10 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। ये एक भयानक युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुई मौतों के मामले में यह सबसे बड़ी घटना है। यह उन सभी से भी बड़ी है। मैंने उनमें से 8 युद्ध को निपटाया है। मौतों के मामले में सबसे बड़ी घटना यही है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत संभावनाएं थी, हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पुतिन को इस युद्ध को पूरी तरह से सुलझाना होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों में उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होनी है और ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर भरोसा जताते हुए कहा है कि गजा की तरह वो ये जंग भी खत्म करवा सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने तो एक बार फिर गेंद पुतिन के ही पाले में डाल दी कि उन्हें इस जंग को खत्म करवाना होगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार देने की बात कहते हुए पुतिन को सख्त संदेश भी दे दिया। उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल का जिक्र कर कहा कि सच कहूं तो मुझे टॉमहॉक मिसाइल के बारे में रूस से बात करनी पड़ सकती है। अगर यूक्रेन विवाद नहीं सुलझता तो मैं उन्हें भेजने वाला था। अब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का सबको इंतजार है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब 4 साल बाद ये जंग थमेगी? और अब चलते चलते में बात करेंगे पासपोर्ट रैंकिंग में अमेरिका को लगे झटके की। जी हां, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गया है और अब ये खिसक कर 12वें नंबर पर आ गया है, जो मलेशिया के बराबर है। इस पासपोर्ट से अब 227 में से 180 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर ने इस लिस्ट में टॉप पर अपनी जगह बनाई है, जिसके नागरिक 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया 190 देशों के साथ दूसरे और 189 देशों के साथ जापान तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसमें हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 8 पायदान का सुधार हुआ है और ये अब 77वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग की वजह कई देशों की तरफ से वीजा नियमों को सख्त करना है, जैसे कि ब्राजील ने वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी है और चीन ने भी अपने वीजा फ्री प्रोग्राम में अमेरिका को शामिल नहीं किया है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ रैंकिंग का खेल नहीं है, बल्कि दुनिया में बदलती ताकत का खेल है। जो देश खुलेपन को अपना रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पुरानी सोच वाले पीछे रह रहे हैं। अमेरिका की सख्त वीजा नीतियां अब उसके पासपोर्ट की ताकत में कमी के रूप में साफ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।